हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने केमिस्ट्री में अनसॉल्व्ड पेपर 2025 जिसका सेट है सेट पहला 347 जे जेड। आइए तो बिना समय गवाएं इस सेट को सॉल्व करते हैं। पहले में बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्या कहता है, एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलेय कोई गैस हो। पहला ऑप्शन है जल में घुली ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन में कपूर का विलयन, तीसरा ऑप्शन है पैलेडियम में हाइड्रोजन का विलयन, चौथा ऑप्शन है जल में घुला हुआ ग्लूकोज। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? तो उदाहरण दीजिए जिसमें विलेय कोई गैस हो और विलयन कैसा हो, ठोस विलयन हो। इसका मतलब आपका सी सही हो जाएगा, पैलेडियम में हाइड्रोजन का विलयन। दूसरा है जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा यदि इसका परमाणु क्रमांक 25 हो। सॉल्व करते हैं। 25 परमाणु क्रमांक किसका होता है बच्चों? मैग्नीज Mn। अब बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। अब कहता है द्विसंयोजी आयन, द्विसंयोजी इसका मतलब Mn+2। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकाले जाएंगे? बाहर से। तो बाहर 4s है और 3d है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किससे निकाले जाएंगे? 4s से। तो 4s से निकाल दिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हुआ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d5 d 3d उपकोष। 3d उपकोष। डी के कितने भाग होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो n का मान कितना आ गया? 5। n क्या होता है बच्चों? n होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कितने हैं? 5 है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। कहता है चुंबकीय आघूर्ण का मान बताइए। तो चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर √n n+2 bm, ये सूत्र होता है। bm मतलब बोहर मैग्नेटान। ठीक, बोहर मैग्नेटान। मान रखिए n का n का मान 5, 5 + 2, तो ये कितना हो गया? 5 + 2 7, 7 × 35, √35। और √35 का मान क्या आएगा? 5.92 bm। अगर 36 होता इधर पे, अंडर के अंदर 36 होता तो वर्गमूल क्या निकल के आता? 6। ये 35 है तो 5.92। इसका मतलब कौन सा सही है? ये वाला आंसर सही है। संकुल, ये जो संकुल दिया है कि विलयन से कितने आयन उत्पन्न होंगे, तो इसको देखिए, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो कितने आयन उत्पन्न होंगे, तो देखिए 2 Cl है तो 2 तो हो गए ऋणायन, 2 क्या हो गए? ऋणायन। और पूरा ये 1 क्या हो गया? धनायन। तो 1 धनायन और 2 ऋणायन, इसका मतलब टोटल कितने आयन उत्पन्न होंगे? 3। अभिकर्मक जो एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों से अभिक्रिया नहीं करता है, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब NaHSO3 ये तो क्रिया करता है, दोनों से करता है। फेनिल हाइड्रोजीन NH2 NHC6H5 ये भी क्रिया करता है। फेहलिंग विलयन CuO, फेहलिंग विलयन ये एसीटोन और बेंजिल्डिहाइड से क्रिया नहीं करता। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMGX ये भी क्रिया करता है। तो पूछा था कौन क्रिया नहीं करता, किससे? एसीटोन से और बेंजिल्डिहाइड से। तो फेहलिंग विलयन क्रिया नहीं करता, क्योंकि फेहलिंग विलयन और टोलेन अभिकर्मक एल्डिहाइड और एसीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो टोलेन अभिकर्मक और फेहलिंग विलयन एल्डिहाइड से तो क्रिया करते हैं लेकिन कीटोन से क्रिया नहीं करते। तो फेहलिंग विलयन
कीटोन एसीटोन से और बेंजल्डिहाइड से क्रिया नहीं करता है। सबसे मीठी शुगर, सबसे मीठी शुगर सबको जानकारी होगी, फ्रक्टोज। इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो देखिए आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए यहां पे अगर आप देखें, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां H अकेला। तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2NH CH3। आपने क्रियात्मक समूह पढ़ा होगा NH2, और NH2 का नाम क्या होता है? एमीन। NH2 का नाम होता है एमीन। तो ये NH तो लिखा है, एक H के स्थान पर ये CH3 लिख दिया है। तो एक H के स्थान पर क्या लिख दिया? CH3। अगर H होता तो NH2 होता, और NH2 होता तो इसका नाम क्या होता? एमीन। तो अभी भी ये एमीन ही है, लेकिन एक H के स्थान पर क्या लिख दिया इन्होंने? CH3। तो एक H के स्थान पर CH3 लिखा, इसका मतलब है इसको पहले लिखिए। तो ये किससे जुड़ा? N से। तो N और CH3 का नाम क्या हो गया? मेथिल, N मेथिल। इसके बाद 1 2 3 तीन कार्बन को प्रोप, प्रोप हो गया। फिर दूसरे कार्बन पर क्या लगा है? डबल बॉन्ड। तो आप लिखोगे 2 इन, 2 इन हो गया। अब इसके बाद NH2, NH2 का नाम क्या होता है? एमीन। और इसको कौन सा नंबर मिला? पहला। तो आप लिखेंगे 1 एमीन। फिर से आप देख सकते हैं ये NHCH3 NH2 होता तो इसका नाम होता एमीन। तो अभी भी NH2 की तरह ही है, एक H के स्थान पर इन्होंने क्या लिख दिया? CH3 लिख दिया। तो ये किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन से। तो आपने लिखा N मेथिल। फिर गिनती की 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन को क्या लिखा? प्रोप। फिर डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पर है तो 2 इन हो गया। इसके बाद 1 से क्या हो गया? ये एमीन, तो 1 एमीन। इसका मतलब ये डी वाला विकल्प हमारा सही है। तो इस प्रकार से ये बहुविकल्पी हुए। आगे देखिए क्वेश्चन है 5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल CH3COOH के 150 ग्राम बेंजीन में विलयन की मूललता की गणना कीजिए। तो देखिए 5 ग्राम एथेनोइक अम्ल सॉल्व किया, विलेय कौन? CH3COOH की मात्रा दी गई है 5 ग्राम। विलायक कौन है? बेंजीन की मात्रा दी गई है 150 ग्राम। विलेय का अणुभार निकाल लीजिए, विलेय का अणुभार, विलेय कौन? CH3COOH। तो अणुभार निकाला, कार्बन 12 होता है परमाणु भार, एटॉमिक वेट कार्बन का परमाणु भार 12, H का 1 होता है प्लस 1, और H हैं कितने? 3, प्लस कार्बन का परमाणु भार 12 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, फिर ऑक्सीजन है तो फिर 16 प्लस H का कितना परमाणु भार? 1। तो 12 3 15 और 1 16, 16 32, 16 3 48 और 12 60। अणुभार कितना आ गया? 60। मूललता पूछी है, मूललता देखिए मूललता। तो मूललता बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा बटे अणुभार गुणा विलायक का किलोग्राम में भार। ये सूत्र होता है मूललता का। मान रखिए विलेय की मात्रा कितनी है? विलेय की 5, अणुभार कितना है? 60, विलायक की मात्रा 150। ये ग्राम में है और आपको किसमें चाहिए? किलोग्राम में। 1000 का भाग दे देंगे। सॉल्व किया, 0 0 0 0 खत्म, 5 से काटा 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से काटा 2 3 6, 5 बटे 3 3 9। इसका मतलब 0.56 स्मॉल m। ये आपका क्या हो गया?
आंसर। मोललता को प्रदर्शित किससे करते हैं? स्मॉल एम से। ठीक, अगला देखिए, दूसरे का खा है, ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है? तो आंसर है इसका, ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि गैसों की द्रवों में विलेयता एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। कैसी अपक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। तो जब भी कमी आती है तो इसका मतलब कि अभिक्रिया कौन सी होगी? ऊष्माक्षेपी। और अगर ताप बढ़ाने पर कमी ना आए तो इसका मतलब अभिक्रिया कौन सी होगी? ऊष्माशोषी अपक्रिया होगी। तो ये कहता है हमेशा ताप बढ़ाएंगे हमेशा कमी आती है, इसका मतलब है ये अपक्रिया कैसी है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। अगला क्वेश्चन है, लैंथेनाइडो द्वारा कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती है? लैंथेनाइडो द्वारा सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, +3, लेकिन कुछ तत्व +2 और +4 भी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +3। कुछ तत्व +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, जैसे सीरियम, ये +4 दर्शाता है। सेमारियम, यूरोपियम, इटबियम, ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, घा FeNH3 का होल ट्वाइज CN4 के ज्यामितीय समावयवियों की संरचना बनाइए। तो देखिए, आप इधर से ध्यान दें, ये हो गया केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, और ये क्या हो गए? लीगैंड। तो लीगैंडों की संख्या कितनी है? 2 ये है, 4 ये है, टोटल कितने हो गए? 6। तो अगर 6 लीगैंड होते हैं तो इसका मतलब है इसकी जो संरचना बनेगी वो कैसी बनेगी? अष्टफलकी, ऑक्टाहेड्रल। अगर 4 होती तो कैसी बनती? चतुष्फलकी। ठीक है, चतुष्फलकी। तो ये अभी 4 और 2 6 अष्टफलकी है, इसका मतलब इसकी संरचना इस प्रकार से बनेगी, Fe, इधर Cn, ये इस प्रकार से अष्टफलकी ऑक्टाहेड्रल संरचना, Cn 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 NH3 NH3। ठीक है, दूसरी संरचना इस प्रकार से Fe, ये उपसय संयोजी बंध है। ये उपसय संयोजी बंध का मतलब ये जितने भी लिगेंड हैं ये लोन पेयर दे रहे हैं किसको? मेटल, धातु को। यहां पे NH3 NH3 Cn 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 और Cn, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से यहां पे जो आपने इस प्रकार से संरचना बनाई है, तो इसमें अगर आप देखें तो ये जो है इसकी संरचना इस प्रकार से है, एक NH3 इधर लगा हुआ है NH3, और एक NH3 इस साइड लगा हुआ है। इसका मतलब ये कौन सी पोजीशन पर है? अपोजिट साइड, विपरीत साइड। ये जो बनाया है ये इस प्रकार से हो गया, और NH3 एक ऊपर है और एक NH3 नीचे लगा हुआ है। इसका मतलब ये विपरीत हो गए, और विपरीत हो गए तो ये कौन सा हुआ? विपक्ष रूप, विपक्ष रूप, जिसको आप कहते हैं ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अच्छा, इसमें NH3 और यहाँ पे दूसरा समूह है Cn, और ये NH3 Cn, इसका मतलब ये कौन सा रूप हो गया? समपक्ष रूप हो गया, समपक्ष रूप, सिस फॉर्म, सिस फॉर्म हो गया। ठीक है, तो आप इससे देखा करें, अष्टफल की संरचना है ऑक्टाहेड्रल। इसमें ये जो वर्गाकार जो दिख रहा है ये इस प्रकार से देख लीजिए। अब यहाँ पे NH3 है और इसके जस्ट विपरीत साइड भी NH3 है, इसका मतलब ये विपक्ष रूप हो गया। और इसमें NH3 इधर है और इधर क्या है? Cn दूसरा लगा, इसका मतलब अब ये विपक्ष थोड़ी है, ये कौन सा हो गया? समपक्ष रूप। तो आपसे पूछा था ज्यामितीय समवायवियों की संरचना बनाइए, इस प्रकार से ये संरचना बन गई। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं
उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे के क्वेश्चन हैं अगले वीडियो में लगाए जाएंगे। धन्यवाद।